अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर बाजार में कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हमारे साथ चर्चा में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, पुखराज चोपड़ा हैं एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट, और RK जेनामनी हैं सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग के IMD के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक आप कह सकते हैं कि दुखद खबर, क्योंकि किसानों की मेहनत पे जिस तरह से किसानों ने मेहनत की और आखिर में आकर के बेमौसम बारिश से बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान की आशंका दिख रही है। इस पर हम बात करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे हैं 13 जनवरी तक कई राज्यों के लिए अलर्ट अभी भी जारी है। बिहार, झारखंड और बंगाल में 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11-12 जनवरी को ओडिशा के कुछ इलाकों में तेज बारिश मुमकिन है और यूपी, MP और राजस्थान में आज भी बारिश ओले की आशंका है। पूर्वी MP, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश ओले का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों तक उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में भी घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। इससे चना, सरसों, जो बाकी रबी की फसलें हैं, उसको बहुत सारी फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। तो हमारे साथ सारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जेनामनी जी आपसे होगा सर, कि अभी आप लोगों ने अलर्ट जारी तो किया है, लेकिन जो अलर्ट है क्या वो सीवियर अलर्ट है, ज्यादा खतरनाक वाला अलर्ट है, या इससे बहुत नुकसान नहीं होगा? क्या टेक सर आपका? हाँ, देखिए, जो येलो अलर्ट है वो उसका मीनिंग है बी प्रिपेयर एक्चुअली। और हम लोग ऑरेंज अलर्ट अपडेट करेंगे, पर्टिकुलरली जो 12 और 11 का जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, कल यानी 12 तारीख भी और 13 तारीख तक ये एरिया जो है सबसे ज्यादा अभी अलर्ट में है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें पर्टिकुलरली उड़ीसा में हेवी रेन है और ओले भी गिर सकता है। और छत्तीसगढ़ में तो भी हम लोग अलर्ट जारी किया है। आज एक्टिविटी थोड़ा कम पड़ा है क्योंकि जो अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाता था अभी कट अप हुआ है, इसीलिए उत्तर भारत में तो कहीं कोई सिग्निफिकेंट रेन नहीं है। इवन मध्य भारत में थोड़ा छुटपुट चल रहा है, बट ये कल से फिर पिकअप करेगा और ज्यादा सीवियर होगा 12 तारीख को, जब ये पूर्व भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हैवी रेन देगा। बस मेनली 12 और 11 को वेदर है। तो ये जो अभी जो अलर्ट है, येलो अलर्ट है सर, क्रॉप डैमेज के लिहाज से किस तरह का अलर्ट है ये, और क्या फसलों को ज्यादा नुकसान की आशंका है क्या? नहीं, एक्चुअली येलो मतलब बी प्रिपेयर है। जहां ऑरेंज हम करते हैं, ऑरेंज एंड रेड जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट है। कलर कोड जो है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस होता है और एक इम्पैक्ट सीवियरिटी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस जो है मध्य भारत में, जो मध्य प्रदेश, चांस कम है आज और कल। जो अगर भी होगा छुटपुट बारिश होगा। लेकिन जो 12 तारीख का जो उड़ीसा है, हम कल फिर अपडेट करेंगे, ऑरेंज कलर करेंगे। तो यही है मतलब। और उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही कम हो गया, जो पिछले 3 दिन से ज्यादा इंटेंस फेल था। अच्छा, तो आप लोग किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे अभी सर? नहीं, मेनली हमारा जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लिए ज्यादा अलर्ट है एक्चुअली। कल मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि वो बढ़ेगा 12 तारीख को। अभी थोड़ा विश्राम और थोड़ा WD, थोड़ा एक्टिविटी इम्पैक्ट जो है कम है, क्योंकि मॉइस्चर उनका कम हुआ है, अरबियन सी से कटअप हुआ है। बे ऑफ बंगाल से जब पिकअप करेगा कल मॉर्निंग से या कल नाइट से, तो फिर आपको सीवियर वेदर देखने मिलेगा। वो मेनली जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ एरिया तेलंगाना और विदर्भ का होगा कल आफ्टरनून में। बस यही है लेटेस्ट। और उड़ीसा का ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, उड़ीसा, झारखंड। अच्छा सर, ये जो हाँ, अच्छा, ये जो 11, 12, 13 जनवरी के बीच का अलर्ट है, क्या इसको आखिरी अलर्ट माना जाए? उसके बाद मौसम पूरा साफ रहेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, या कुछ आगे का भी फोरकास्ट आप लोग अभी देख पा रहे हैं? देखिए, जनवरी में काफी मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव एक के बाद एक है, और एक अराउंड 19 जनवरी
अभी तक बहुत प्रिलिमिनरी में है, तो वो भी एक है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए, लेकिन अभी मॉनिटरिंग में है। बट जनवरी तो काफी एक्टिव रहा एक्चुअली। तो ये जो पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, काफी हैवी टू वेरी हैवी रेन स्नो पूरा उत्तर भारत में दिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पहाड़ों में भी दिया है। पाकिस्तान में भी तो इतना जान मान का नुकसान भी हुआ है। तो रिकॉर्ड इंटेंस WT था, बहुत मतलब इंटेंस था। अभी ये थोड़ा जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा पहुंचेगा 11 तारीख को, बहुत ज्यादा वेदर देगा, तो इसलिए हम ज्यादा 11 और 12 तारीख को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए। अच्छा, आप बने रहे सर। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, बीकानेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुखराज जी, आप बीकानेर में हैं, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है सर? जो अभी बेमौसम बारिश भी है, कई जगहों पर ओले पड़े हैं, आपके आसपास के इलाकों में क्या हालात हैं सर, अगर आप बता पाए? देखिए, काफी जगह फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक तो वहां नुकसान पहुंचा है जहां जहां ओले गिरे हैं, तो काफी जगह ओले गिरे हैं। और एक जहां ज्यादा बरसात हो गई और तेज बरसात हुई, वहां पे सरसों और चना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो कम से कम जो 4 आइटम हैं अभी, जीरा, इसबगुल, सरसों और ये आपका चना, तो इन चारों में नुकसान ही है, बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। जहां किसी किसी जगह कम बारिश हुई है, उस जगह सरसों और चना को थोड़ा फायदा मिला है। पर ये कुल मिला के मान सकते हैं कि नुकसान है। और जहां भी ये नुकसान हुआ है, वहां तक हम यदि राजस्थान के या इधर उधर के जो न्यूज ले रहे हैं, तो उसके अंदर लोग 25-30% का नुकसान बता रहे हैं। पर 25-30% का नुकसान न हो, फिर भी नुकसान तो है ही, चाहे 15% का हो या 20% का हो। जी मृत्युंजय, ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि नुकसान है, और ये नुकसान ज्यादा मतलब दिक्कत वाली नुकसान है। तो अच्छा, एक सवाल जैनामणि जी आपसे मेरा और, कि ये जो अभी हम अनसीजनल रेन देख रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, क्या उसके बाद उन इलाकों में जहां पर आपने येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्या वहां पर ठंड बढ़ सकती है क्या? नहीं, देखिए, उसके बाद टेम्परेचर क्या रहने वाला है सर? देखिए, ठंड जो है अभी ओनली जो राजस्थान के लिए हम लोग कोल्ड वेव दिए हैं, पंजाब, हरियाणा के लिए, और ये जो है 12-13 को दिए हैं हम लोग। और थोड़ा कोहरा भी आएगा क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत बारिश हो गया, ये तो नेचुरल है, वो तो सभी लोग बोल पाएंगे भी। लेकिन जो आप बताया कि जो ओले गिरने का जो एरिया है, जैसे विदर्भ है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये जो है ये काफी मतलब 11-12 तारीख मैंने बार बार बोल रहा हूँ, तो उसमें ज्यादा फसल के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। और वो साइज ऑफ द हेलस्टॉर्म कितना बड़ा बनता है, वो सारा डिपेंड करता है। फरवरी मार्च महीना में दिखाया गया कि जो हेलस्टॉर्म का साइज है, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, जो ग्रेप के ऊपर प्रभाव पड़ता है और काफी एग्रीकल्चर, वैसे वाला ओले अभी नजर नहीं आया। पिछले स्पेल जो था 28 से 29 जो था, छत्तीसगढ़ और ईस्ट MP में थोड़ा हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो साइज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। बड़े साइज नॉर्मली फरवरी मार्च में बनता है या जनवरी एंड में बनता है, लेकिन दिसंबर जनवरी में ओले का जो साइज है बहुत छोटा होता है। बस ये हमारा साइंटिफिकली जो भी डाटा मिला है हुआ। बाकी जो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट है ओनली एक्सपोर्ट या राइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैनामणि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अब यहां से आगे हालात बेमौसम बारिश के क्या होने वाले हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है, ये बताने के लिए। अब पुखराज जी, अब मैं ग्वार पर आता हूं सर, और ग्वार में अच्छी तेजी आई आज, बहुत ठीक ठाक तेजी हमने ग्वार सीड में देखी, ग्वारगम में देखी। क्या ये माना जाए कि अब जो बात आप बहुत शुरुआत से कह रहे थे कि जब डिमांड एक बार आ जाएगी मार्केट में, तब ग्वार के प्राइस को रोकना बड़ा मुश्किल काम होगा, तो क्या वो वक्त आ गया है? क्या वो घड़ी आ गई है डिमांड वाली? डिमांड लौट आई है क्या? जी, डिमांड शुरू तो हुई है। जैसे नवंबर में 20,000 टन का एक्सपोर्ट था, तो दिसंबर में ये सुनने को मिल रहा है कि 25 से 26,000 टन का एक्सपोर्ट है। यदि इसी तरह से डिमांड में बढ़ोतरी रही तो निश्चित से वो समय अब आने वाला है, या आ जाएगा वो समय। बस इसी का इंतजार था कि डिमांड बनी रहे और आ जाए। अब बाजार में डिमांड सप्लाई किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। यदि फॉरेन की डिमांड आती है, पाउडर प्लांट लेने के लिए आती है, तो निश्चित रूप से इसके भाव बढ़ेंगे। पर रहेगा ये भावों का बढ़ना डिमांड पे ही रहेगा निर्भर। अगर पाउडर प्लांट 3 दिन के लिए चुप होके बैठ जाते हैं, तो फिर वही
इसकी गति धीमी हो जाएगी या ये एक जगह अटक जाएगा या थोड़ा घट जाएगा, ऐसा तो चलेगा। अच्छा, आप सर बने रहें। बीरेन जी आप बताएं सर, आप तो टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल दोनों को ट्रैक करते हैं ग्वार के, आपके हिसाब से अब ग्वार का फ्यूचर यहां से क्या होने वाला है? मोमेंटम फिलहाल इसका पॉजिटिव है। नजदीकी स्तर हम इसका 6580 66 तक देख सकते हैं और सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, यानी राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम वाला मामला है। तो अब 6220 खास करके काफी मजबूत सपोर्ट माना जाइए। चाल थोड़ी अपसाइड की रहेगी। अच्छा अनुज जी, बीरेन जी भी कह रहे हैं कि तेजी रहेगी, तो आपका क्या मन है ग्वार में, और ट्रेडर को आपकी सलाह क्या है? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए मेरा तो जो एनालिसिस था उसमें तेजी का ही था। लास्ट जो शो था मेरा आपके साथ उस हमने बाय कॉल ही दिया था। हालांकि 6300 का लेवल मैंने वॉच करने के लिए बोला था और वो वहां से बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अब जो एक ब्रेकआउट आया है इसमें वो आगे जा सकता है। हालांकि मैं पुखराज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा, मगर टेक्निकल चार्ट में अच्छा खासा ब्रेकआउट रहा है और जो वॉल्यूम्स यहाँ पे बड़े हैं, मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अब जो नेक्स्ट टारगेट हम दे रहे हैं वो करीबन 6500 से लेकर 6600 का लेवल रहेगा ग्वार सीट में, और ग्वारगम जो हमें लग रहा है करीबन 11800 तक के लेवल को छू सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है और फंडामेंटल बैक्ड है, तो मुझे लगता है कि बाय साइड का ट्रेडर्स को रखना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, आप भी कह रहे हैं कि बाइंग साइड में रहना चाहिए, आगे दाम बढ़ेंगे। बीरेन जी भी यही बात कह रहे हैं, पुखराज जी भी यही बात कह रहे हैं। पुखराज जी एक सवाल मेरा आपसे और होगा, उत्पादन को लेकर जो पहले आप लोगों ने कहा कि प्रोडक्शन तो कम है और वो आंकड़ों में दिखा भी, क्या एक्चुअल फिगर कुछ आ पाया है क्या अब तक? कि पहले तो कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग फिगर आ रहे थे, अभी कुछ एक्चुअल फिगर आपके पास उत्पादन को लेकर? देखिए मृत्युंजय जी, इसके एक्चुअल फिगर तो इसलिए नहीं आते हैं कि बहुत सारी जगह इसको किसान भी रोक लेता है, बहुत सारी जगह मंडियों के अंदर पुराना भी किसान लेके आता है और व्यापारी भी जो किसान के नाम से रखते हैं वो भी लेके आते हैं, तो एक्चुअल फिगर तो निकल के नहीं आता। पर जिस तरह का इसका बिहेव है अराइवल का, जिस तरह की अराइवल आ रही है, एकदम ये ठीक गया है कि इस बार 35 लाख बोरी से ज्यादा, यानी 35 लाख क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन इस बार नहीं होगा। ये बात एकदम पुष्टि हो रही है, जैसे हम अराइवल्स को देख रहे हैं, जिस तरह से मंडियों में आवक को देख रहे हैं और जिस तरह से किसानों की पूछ परख चल रही है, या जो खेती से निकल के माल आ रहा है उनसे पूछते हैं कि कितने बीघा में कितना हुआ, तो उससे ये एकदम मेल खा रहा है कि ये 35 लाख बोरी से ज्यादा का उत्पादन नहीं है। मृत्युंजय जी अच्छा पुखराज जी, मुझे याद है कि सीजन की शुरुआत में या उसके आसपास जब एक बार अचानक से ग्वार में बहुत तेजी आ गई थी रातों रात, तो आपसे मेरी बात हो रही थी और आपने कहा था कि गांव-गांव में ये हालत हो गई कि लोग एक दूसरे के यहां से ग्वार लेने चले गए थे कि लेके रख लें अपने पास। चूंकि आप किसानों के बीच भी घूमते रहते हैं गांव में, तो गांव में इस वक्त जो ग्वार के किसान हैं उनका मूड क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि फिर उनके मन में ये बात आ रही हो कि दाम बहुत बढ़ने वाले हैं तो रोक के रखो, दूसरे का ग्वार भी खरीद कर रख लो? अभी क्या चल रहा है किसानों के बीच बातचीत ग्वार को लेकर? जी, किसानों के अंदर थोड़ी थकावट आई है। वो जो एक साथ भाव बढ़े थे और ग्वार बिका था 9 से 12 हजार रुपए के लगभग बीच बिक गया था, किसानों के बीच में बिका था, मंडियों में भी बिका था 1-2 दिन के लिए। तो वो जहां पे जिन किसानों ने वो खरीदा है ना, वो उनको अब वोमिटिंग जैसी हो रही है। उनको लगता है ये वापस भाव आ जाए तो निकलें। सब उस भाव के इंतजार में है, पर वो बूम तभी आएगी जब कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट खुलेगा या बहुत अच्छी डिमांड आएगी। अभी तो हालात ये है कि डिमांड यदि आ भी जाए तो कंटेनर हैं वो इतने उपलब्ध नहीं है बढ़िया से कि सप्लाई भी कर सके। जैसे अब कोरमा है, बाई प्रोडक्ट है, तो लोगों का बिका हुआ पड़ा है, कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उसमें वो जोश नहीं रहता। उस किसानों के पास तो माल तो है किसानों के पास, और किसान इसको रखते भी हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि लंबे टाइम तक कमोडिटी खराब नहीं होती। पर अब उन किसानों को इंतजार है उन भावों का जो 9 से 12 हजार के बीच हुए थे गवार के, उन भावों का इंतजार है। वो ये सोच रहे हैं कि ये भाव आए तो हम निकल जाए। जी मृत्युंजय जी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पुखराज जी आपसे, चूंकि आप इस मार्केट में बहुत पुराने हैं, तो आप तो सब जानते हैं कि कौन तेजी वाले हैं, कौन मंदी वाले हैं, कौन सटोरिया है। तो जो तथाकथित सटोरिये की बात भी ग्वार में होती है बीच बीच में कि सटोरियों ने जानबूझकर दाम को ऊपर नीचे किया है,
वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? जो स्पेकुलेटर हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, उन लोगों का क्या रुख है अभी? कहाँ है वो लोग बैठे हुए? जी मृत्युंजय जी, इतना शानदार सवाल आपने पूछा है जिसकी उम्मीद मुझे तो कतई नहीं थी कि आप इस तरह से पूछ लेंगे। पर कम वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के अंदर ये 400 लोट, 300 लोट और 500 लोट वाले भी बड़े सटोरिये बन गए हैं। तो वो जहां भी बाइंग के अंदर आते हैं तुरंत बाजार 100 रुपए की उछाल लेता है, और वो जैसे ही सेलिंग में आता है तुरंत बाजार 100 रुपए डाउन चला जाता है। तो ये अभी किसी एक व्यक्ति के तो बस में नहीं है। अभी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं चला रहा है, कहीं कोई 500 लोट लेने वाला है तो कहीं वही ऑपरेटर 500 लोट बेचने वाला है। पर जहां तक हवाओं में जो खबर आती है उसमें ये सुना जाता है कि अभी ट्रेड है वो जैसे जोधपुर है, गंगानगर है या छुटपुट, बॉम्बे, इंदौर, यहाँ से ज्यादा है ट्रेड मृत्युंजय जी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सटोरियों का कट ऑफ नीचे आ गया है। पहले जो बड़ा ट्रेड लेने वाले होते थे 1000 टन 2000 टन वही सटोरिये कहलाते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये परिभाषा बदली है अब, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है तो 200-300-400 टन वाले भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं और उस तरह से मार्केट में कई बार खबरें आती हैं। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए डिटेल में कि आगे ग्वार का फ्यूचर होने क्या वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं मसालों की। अच्छा चलिए, लेकिन अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल आ रहा है खंडवा से। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। हेलो 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 जी जी पूछें सर। हाँ। जी कपास मंडी में ज्ञानगर कब बिक जाएगा? और सर हेलो कपास, ओके बताइए बीरेन जी। कपास को लेकर तो बहुत कपास में उछाल पर बवाल भी मचा है, दाम बढ़े हैं तो सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि उत्पादन कम हुआ है, क्रॉप को डैमेज है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं इसलिए कीमतों में तेजी आई है। लेकिन दूसरा तबका ऐसा है जिनका मानना है कि जो तेजी इतनी ज्यादा आई है एक साल में, मेरे ख्याल से 65 से 70% के आसपास की तेजी, ये फंडामेंटल के खिलाफ है। तो आप बताएं कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या कपास का, और अभी कपास में आगे और क्या होगा? कपास को ये फंडामेंटल का अप्रोच से देखे तो चाइना में भी करीबन एक साल में 55-60% बढ़ा है। अमेरिका में भी करीबन 40-42% बढ़ा है। हमारे यहाँ कम फसल के अंदर से कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, करीबन 55-60% का। और अभी ऊंचे भाव में थोड़ी डिमांड कम दिख रही है, फाइन कॉटन जिसको रुई बोलेंगे उसमें। बट कपास की अराइवल अभी मिड जान होते हुए भी जो पिकअप पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ रही है, इसलिए यह सिचुएशन समझनी थोड़ी कठिन है। और सोयाबीन में मार्केट काफी तेज है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ला नीना के हिसाब से साउथ अमेरिका में फसल को नुकसान है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज है, लाइसिन प्रोटीन की जो शॉर्टेज है, वो देखते हुए ग्लोबली सोयाबीन खल में काफी तेजी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मंजीत सिंह है, पूछिए सिंह साहब। अच्छा, मस्टर्ड पर ये पूछना चाह रहे थे सवाल, हालांकि फ्यूचर तो बैन है अभी मस्टर्ड का, लेकिन फिर भी अनुज जी क्या व्यू है आपका मस्टर्ड में? स्पॉट मार्केट में क्या भी चाल हम देख पाएंगे आगे? देखिए, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो बारिश है और जो ओले पड़े हैं उससे क्रॉप को नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है कि इधर हरियाणा पंजाब में जो रेडी फसल थी उसको नुकसान आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि जो ऐसी फसलें हैं जैसे चना हो गया या सरसों हो गई, यहाँ पर अगर एक्चुअल में क्रॉप खराब होती है तो हो सकता है कि इनके भावों में हम तेजी देखें। तो सरसों भी मुझे लगता है कि अगर क्रॉप खराब हुई है तो भावों में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, रोहित हैं हमारे साथ एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ग्वारसीड पे सवाल है। सर ग्वारसीड में क्या करना चाहिए मुझे? सर बाइंग करना है, ये 6250 आ पाएगा क्या बाइंग के लिए ग्वारसीड? बताइए बीरेन जी, इनको बाई करना है और ये जानना चाहते हैं कि आप 6250 के आसपास का भाव मिलेगा क्या दोबारा
बाइंग करने के लिहाज से, या आपका सुझाव ये है कि इस भाव पर भी बाइंग कर लें? 6250 के आसपास तो मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने में कम से कम 7-8 बार ये भाव आया है और 7-8 बार 6500-6600 भी आया है। इसकी ये फिक्स रेंज बन चुकी है, 58-59 बॉटम और अपसाइड में 65-67 टॉप। इसी के बीच पिछले 6 महीने से घूम रहा है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर मोहनलाल जैन हैं छत्तीसगढ़ से। पूछिए जैन साहब। हाँ सर, नमस्कार। आगे फ्यूचर में 3-4-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा आइटम है कमोडिटी में जिसमें इन्वेस्ट करें ताकि अच्छा बेनिफिट मिल जाए? कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट, बड़ा बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग का मार्केट है, यहाँ इन्वेस्ट कैसे किया जाए, फिर भी आपने साहस किया है ये सवाल पूछने का। तो बताइए बीरेन जी, क्या जवाब इसका? 3-4 महीने के लिए कहां पर पैसा लगाया जाए कमोडिटी में? वेट मेरी पहली पसंद रहेगी, क्योंकि एवरेज थोड़ा कम है, यील्ड भी मुझे फर्टिलाइजर की किल्लत देखते हुए यील्ड कम लग रहा है, ग्लोबल मार्केट भी काफी तेज है, तो वेट पहली पसंद रहेगी। दूसरा, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट मक्का में भी है, क्योंकि यहाँ भी ग्लोबल मार्केट तेज है और प्राइस पर्सपेक्टिव से भी मुझे यहाँ थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है, और बार्ले भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वो जो एरिया से है तो मैं उनको ये 3 चीज प्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये आपका जवाब। नेक्स्ट कॉलर राजेश है हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरे पिछले वीक से 5 लॉट निकल के सेल है 1570 रुपए। 1570 पे आपने 5 लॉट निकल सेल किया है। ओके, अनुज जी बताइए क्या करना चाहिए अभी? इनको रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए? क्या फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है अभी निकल के? देखिए, मुझे लगता है कि ये होल्ड कर सकते हैं। आज हमें लग रहा है कि भाव एक बार नीचे 1560 के आसपास मिल सकते हैं, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ बाउंस बैक आते हुए देखा और हायर लेवल पे करेक्शन देखा है, तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन जो है आज एक्सपेक्टेड है और नीचे भाव 1560 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट की पोजीशन है उसको होल्ड करें। 10 से 15 रुपए हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से भावों में करेक्शन देखने को मिल सकता है। इवन सभी बेस मेटल में एक गिरावट का माहौल देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर ओम प्रकाश हैं हनुमानगढ़ से। पूछिए ओम प्रकाश जी। हाँ जी, ये कपास के बारे में पूछ रहे हैं जी, आगे क्या रहेगा? अच्छा, ठीक है, कपास पर इनफैक्ट अभी हमने बात की भी है। अनुज जी, आपका टेक क्या है कपास के ऊपर? देखिए, कपास और कॉटन में अगर देखें तो पूरे ही पैक में हमने तेजी आते हुए देखी है, और हमें लग रहा है कि अभी जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है और हमने ऑलरेडी इस बार लोअर यील्ड देखी थी कॉटन की, तो डिमांड काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अभी कॉटन के भावों में और कपास में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कपास के भाव जो है वो 2000 के ऊपर भी जहां पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट 734 से लेकर 730 तक हो सकता है। 747 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपकी कॉल वीरेन जी। मैं क्रूड में बाइंग प्रेफर करूंगा। 5780 कोई हल्का सा डीप आए तो 5780 पे बाई, 5880 का टारगेट और 5700 5700 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस में खरीदारी करें 302 के आसपास। स्टॉप लॉस 295 का लगाए, टारगेट 313 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।